हमारी लाइफ का ये एक बहुत ही अच्छा दिन होता है जिस दिन हमारे पास इतना सारा पैसा आ रखा होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि आज के आज बैंक से जो भी लोन आउटस्टैंडिंग है सब का सब चुका देते हैं। तो हम बड़ी खुशी में बैंक के पास जाते हैं और जाते ही बैंक मैनेजर बोलता है कि सर अगर टाइम से पहले पैसा दिया तो आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 2% तो मुझे फोरक्लोजर चार्जेस में देना पड़ेगा। और आपको ऐसा लगता है कि एक तो बैंक का ही पैसा जो प्रोसेसिंग फीस पे करके लिया था वो बैंक को ही उसके ड्यू डेट से पहले चुका रहे हैं और उसके लिए भी मैं 2% एक्स्ट्रा दूं मेरी जेब से। ऐसा क्यों भला? वो भी ऐसे जमाने में जहां पे बैंक्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लोग टाइम पे भी पैसे वापस नहीं दे रहे हैं और मैं आया हूं टाइम से पहले वापस देने, फिर भी 2% ज्यादा दूं। अरे ये तो बहुत ही नाइंसाफी है भैया। तो ये गाइस इतनी भी नाइंसाफी नहीं है। क्यों? चलिए जान लेते हैं आज के इस वीडियो में। सो हाय गाइस, माय नेम इज अमनदीप एंड आई वेलकम यू टू अ येट अनदर प्रीमियम वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल DIY बैंकिंग, जिसका फुल फॉर्म होता है डू इट योरसेल्फ बैंकिंग। क्यों? क्योंकि इस चैनल का एम है कि यहाँ के वीडियोस देखने के बाद आप आपके बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड डिसीजंस खुद ले सकें। और इसी एम को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम फोरक्लोजर चार्जेस के अराउंड सब कुछ कवर करने वाले हैं। जैसे कि आखिर फोरक्लोजर क्या होता है, फोरक्लोजर चार्जेस क्या होते हैं, फिर ये जनरली कितने % लगाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट पे लिखे होते हैं, बैंक्स को ये चार्जेस क्यों लगाने पड़ते हैं, क्यों इसके बिना काम नहीं चलता है, देन क्या इसके रिगार्डिंग कोई RBI का गाइडलाइन है जो दिखा के आप ये चार्जेस से बच सकते हैं, क्या ये लोन सैंक्शन के टाइम पे नेगोशिएट हो सकता है, या क्या ये फोरक्लोजर के टाइम पे सैंक्शन लेटर पे लिखा हुआ होने के बावजूद भी नेगोशिएट किया जा सकता है, क्या इसका आपके सिविल स्कोर पे कोई इंपैक्ट होता है, एंड किसी लोन को फोरक्लोज करने के कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो गाइस ये सारे ही पॉइंट्स आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो मेरी आपसे सिंपल रिक्वेस्ट यही रहेगी कि कोई भी सेगमेंट को स्किप किए बिना पूरा इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में आज के बाद आपका कोई भी जो सवाल है वो अनआंसर्ड ना रह जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे हाथों हाथ एक लाइक जरूर दे दीजिएगा और अपने सारे ही व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फटाफट फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जैसे कि फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, सोसाइटी, सारे ग्रुप्स पे कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रियल टाइम नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आपके कुछ सुझाव हो या कोई क्वेरीज हो तो प्लीज उन्हें वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। सो ग्रेट गाइज, विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट जंप इनटू फोरक्लोजर एंड इट्स चार्जेस। तो अगर बात करें कि फोरक्लोजर क्या होता है तो बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने ऑलरेडी वीडियो में भी बात करी कि अगर लोन के रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से जो लास्ट डेट आ रहा है लोन का उसके भी पहले अगर आप इसको प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे कर दे रहे हैं, चाहे पूरा अमाउंट या कोई पार्ट अमाउंट, तो दोनों ही केस में इसे फोरक्लोजर बोला जाता है। गाइस फोरक्लोजर और प्री पेमेंट ये दोनों जो टर्म्स हैं वो इंटरचेंजेबल हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो इस वीडियो में फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ डिस्कशन हम हर जगह इसको फोरक्लोजर बोलेंगे और चार्जेस को फोरक्लोजर चार्जेस बोलेंगे, जो कि सेम होता है प्री पेमेंट पेनल्टी के बराबर। ठीक है। और सिमिलरली हम कई जगह पे बैंक्स वर्ड यूज करेंगे या कहीं पे लेंडर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पर ब्रॉडली इसका मतलब आपके जो भी मेजर बैंक्स, NBFC, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के सारे जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी उस मीनिंग में आ जाएंगे। हाँ, तो हमने बात की कि फोरक्लोजर होता है जब आप रीपेमेंट शेड्यूल के लास्ट डेट के पहले पूरा या पार्ट अमाउंट बैंक को वापस कर दे रहे हैं प्रिंसिपल का। और इसमें क्या जरूरी है कि बैंक आपको ये अलाउ करे ही करे? जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोन्स में बैंक एक कंडीशन डाल देते हैं कि डिसबर्समेंट के पहले 6 महीने तक या पहली 12 EMI तक आपको कोई भी फोरक्लोजर अलाउड ही नहीं है। तो इन दैट केस फोरक्लोजर चार्जेस का तो सवाल ही नहीं आता, आपको फोरक्लोजर इटसेल्फ ही करना अलाउड नहीं होता है। एंड ऐसी 12 EMIs निकलने के बाद भी हो सकता है कि बैंक आपको ये ना अलाउ करे कि अच्छा आप 13वीं EMI से पूरा पूरा लोन ही फोरक्लोज कर सकते हैं। तो हो सकता है वो ऐसी भी कुछ कंडीशंस रखें कि आप 25% ही आपके आउटस्टैंडिंग का एक बार में प्रीपे कर सकते हैं या एक साल में 25% ही फोरक्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह के कंडीशंस आपके सैंक्शन लेटर में आपको मिल जाएंगे। तो फिर अब आ जाते हैं कि फोरक्लोजर चार्जेस क्या हैं। तो फोरक्लोजर चार्जेस जो होते हैं वो आपके उस प्रिंसिपल वैल्यू पे अप्लाई होते हैं जो आप रीपे करने जा रहे हैं। तो जितना भी प्रिंसिपल आप टाइम से पहले रीपेमेंट शेड्यूल के लास्ट डेट से पहले जो बैंक को लौटा रहे हैं उस पोर्शन के ऊपर उतने % का, तो सपोज अगर 2% का फोरक्लोजर फी है तो 2% उस अमाउंट पे आपको चार्ज हो जाएगा। तो क्विकली इसे एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि सपोज करते हैं आपने एक बैंक से लोन लिया था 20 लाख रुपए का 5 साल के टेन्योर के लिए, और अभी 2.5 साल बाद आपका 10 लाख का जो प्रिंसिपल है वही आउटस्टैंडिंग बचा है और वो 10 लाख आपके कहीं से अरेंज हो गए और आप उसको फोरक्लोज करने जाते हैं। और आपके सैंक्शन लेटर के हिसाब से अगर आपके फोरक्लोजर चार्जेस 2% थे तो आपको इस 10 लाख पे 2% देना होगा, पूरे 20 लाख पे नहीं गाइस। आपको जो 10 लाख है, जो अमाउंट आप फोरक्लोज कर रहे हैं उस 10 लाख का 2% जो कि होता है 20,000, वो आपको बैंक को एडिशनल अपने पॉकेट से देना होगा। सिमिलरली अगर आप पूरा 10 लाख नहीं चुका रहे, आपका अभी 2.5 साल बाद आउटस्टैंडिंग 10 लाख बचा है पर आप 5 लाख ये भी चुकाना चाह रहे हैं एक बार में, तो इसे पार्ट फोरक्लोजर बोला जाता है। तो अब आपको जो 5 लाख का अमाउंट है उसके ऊपर 2% देना होगा।
तो गाइस आई होप आपको कैलकुलेशन ऑफ फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच जनरली अ बैंक चार्जेस ऑन फोरक्लोजर। तो गाइस इसका अगर एक ब्रॉडर रेंज बोलूँ तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं या PSU बैंक्स है वो लोग का रेंज अराउंड 2% रहता है, और फिर धीरे धीरे हम अगर NBFCs या और छोटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते जाएं तो ये रेंज जो है वो बढ़ के 5 या 6% तक भी जा सकती है। तो अब आई एम श्योर आप सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि आखिर जरूरत क्या है बैंक्स को फोरक्लोजर चार्जेस लेने की। मतलब मैं लोन सैंक्शन कराने के लिए प्रोसेसिंग फी तो ऑलरेडी दे ही चुका हूँ, अब पैसा वापस करने के लिए और पैसा क्यों? तो उसका जवाब यहाँ पे है फ्रेंड्स। तो जब बैंक आपको एक कोई लोन एक्सटेंड करता है एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, तो सामने सामने जो कैपिटल उसने रेज करी हुई है, जो डिपॉजिट्स रेज करे हुए हैं, तो उसका भी उतना पोर्शन वो उतने टेन्योर के लिए ब्लॉक करता है। तो फिर जब सडनली एक दिन आप एक कुछ अमाउंट लमसम बैंक को लौटा देते हैं, तो बैंक के पास ये कोई गारंटी नहीं है कि वो हाथों हाथ उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे वो अमाउंट को फिर से लेंड करके और उस पर ब्याज कमाना वापस से शुरू कर ले। तो जब तक बैंक का वो अमाउंट वापस से लेंड नहीं हो जाता, तो बैंक का जो ब्याज का नुकसान है वो उतने अमाउंट पे होते रहता है। तो अगर एक अपने जो एग्जांपल के ऊपर बात की थी 20 लाख वाले की, उसी को एक्सटेंड कर ले यहाँ पे हम, तो ये कैसे होगा कि अगर सपोज 20 लाख में से आप 10 लाख लौटाने आए, इस डिस्कशन की सिंप्लिसिटी के लिए इतना मान लेते हैं कि बैंक ने आपको 20 लाख का लोन देने के लिए 5 साल की एक 20 लाख की FD भी उठाई थी। तो वो FD तो 5 साल के लिए बुकड है और बैंक को फिक्स उस पर इंटरेस्ट देते रहना है 5 साल के लिए, और सामने सामने उसने आपको 20 लाख का लोन दे दिया था 5 साल के लिए, पर आपने अब चूंकि 2.5 लाख में पूरे वो 20 लाख लौटा दिए हैं, तो बैंक जो है उसको थोड़ा सा टाइम जाएगा इस बचे हुए 10 लाख को फिर से डिप्लॉय करने में। तो ये एक जो है बोल सकते हैं एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बैंक को, जो वो अपने बोरोवर से रिकवर करने की कोशिश करता है इस अमाउंट के थ्रू। और इसके साथ साथ एक रीजन, बहुत ही ऑब्वियस सा रीजन और है कि क्यों बैंक ये फोरक्लोजर चार्जेस लगाता है, ताकि वो बोरोवर को जो है वो पकड़ के रख सके। ये तो अगर फर्ज कीजिए कि सारे बैंक्स ने अगर ये फोरक्लोजर चार्जेस लगाना ही छोड़ दिए और आपको फ्रीडम दे दी कि आप जब चाहें लोन ले, जब चाहें रीपे कर दें, तो बहुत से बोरोवर इसको भी मिसयूज कर सकते हैं। वो हो सकता है कि आज उन्हें 10 लाख का HDFC बैंक से मिल रहा है तो यहाँ से लोन ले लें, कल को 13 लाख का बजाज फाइनेंस दे रहा होगा भले 4 महीने बाद ही, तो वहां से 13 लाख लेके यहाँ के 10 लाख चुका देंगे और बजाज फाइनेंस के पास चले जाएंगे। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम का थोड़ा सा एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं कुछ बोरोवर्स। हम सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, पर कुछ नोटोरियस बोरोवर्स के कारण ये कुछ इस टाइप के जो पेनल्टी टाइप के क्लॉजेज हैं वो थोड़े से लगाने पड़ जाते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि फोरक्लोजर चार्जेस मिलेंगे कहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ इन्हें मेरे डॉक्यूमेंटेशन में। तो बहुत ही सिंपली गाइस, 2 जगह पे कंपलसरीली ये चार्जेस का मेंशन होना जरूरी है। एक आपका सैंक्शन लेटर और दूसरा आपका लोन एग्रीमेंट। ये दोनों जगह पे क्लियर कट जो भी डिजिट है कि कितना परसेंट एप्लीकेबल है आप पे, वो लिखा ही होना चाहिए। अगर आप पे एप्लीकेबल नहीं है या आपने ऐसा कुछ नेगोशिएट कर दिया है कि आपके फोरक्लोजर चार्जेस वेव कर दिए गए, तो भी निल लिखा होना कंपलसरी है। निल लिखवा के लीजिए आपके सैंक्शन लेटर पे ऐसे केसेस में, ठीक है। तो गाइस अब हम इस वीडियो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट में आ रहे हैं कि क्या फोरक्लोजर चार्जेस के रिगार्डिंग कोई RBI की गाइडलाइन है। तो गाइस एक साल में कितना टर्म लोन आप फोरक्लोज कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, इसके अराउंड RBI की कोई गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल टाइप का क्लॉज है जो कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन फ्री है अपने हिसाब से डिसाइड करने के लिए। बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन RBI ने अगस्त 2019 में एक नोटिफिकेशन निकाल के दिया था। वो नोटिफिकेशन का लैंग्वेज में क्विकली आपको यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ। वो ये बोलता है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट बैंक्स shall not charge any foreclosure charges on any floating rate term loans sanctioned to individual borrowers for purposes other than business। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूँ, 4 पॉइंट्स है क्योंकि यहाँ पे। तो अगर आपके लोन को एलिजिबल होना है इस क्लॉज के लिए जहाँ पे आपको फोरक्लोजर चार्जेस नहीं लगाए जाएं, तो उसके लिए 4 कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। तो पहली है कि वो एक टर्म लोन होना चाहिए। तो टर्म लोन का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है? टर्म लोन किसी भी ऐसे फॉर्म का लोन जो एक रीपेमेंट शेड्यूल में आप रीपे करते हैं। तो जैसे कि आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस का टर्म लोन या होम लोन तो या पर्सनल लोन, ये सारे ही ऐसे लोन्स हैं जो आपको डिसबर्स एक लमसम अमाउंट में होंगे और उसके बाद आपको समय के साथ रीपेमेंट शेड्यूल के हिसाब से उनको रिड्यूस करते जाना है। तो इसलिए यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, BGs, ये सारे फैसिलिटीज नहीं आए और ये सारे फैसिलिटीज फोरक्लोजर चार्जेस के एम्बिट के बाहर होते हैं। तो पहली कंडीशन आपके लोन को एलिजिबल होने के लिए क्या है कि वो एक टर्म लोन के फॉर्म में हुआ होना चाहिए। देन है कि वो एक फ्लोटिंग रेट टर्म लोन होना चाहिए। तो फ्लोटिंग रेट का क्या मतलब है कि आपका रेट जो है वो किसी ना किसी बेंचमार्क से लिंक्ड है, वो फिक्स नहीं है। अगर आपका लोन ऐसा लिखा हुआ है कि 20 लाख का पर्सनल लोन है 5 साल का, पर 10% फिक्स्ड पर एनम, 5 साल आपको साल का 10% ही ब्याज देना है, तो उस केस में वो वैसे लोन्स इस गाइडलाइन से बाहर हो जाते हैं। पर जनरली आपके और मेरे जैसे आम आदमी को कहाँ आज की तारीख में फिक्स रेट के लोन मिलते हैं? कोई बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट्स को मिले तो मिले, हम जैसे लोगों को कभी नहीं मिलते हैं। हमारे लोन या तो BPLR से लिंक्ड होंगे या अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है EBLR से लिंक्ड होने, तो हमारे लोन EBLR से लिंक्ड होंगे। इसके पहले MCLR था, बेस रेट था,
तो जनरली आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडिविजुअल बोरोवर्स के जो लोन्स हैं वो जनरली फ्लोटिंग रेट ही होते हैं। तो ये एक और टिक मार्क हमारा हो गया। तो फ्लोटिंग रेट हो गया, टर्म लोन हो गया, और उसके बाद तीसरा पॉइंट आ रहा है कि इंडिविजुअल बोरोवर के नेम में अगर है, और इसमें इंडिविजुअल में दोनों चीज आ गई। अगर आप एक भी इंडिविजुअल हो सकते हैं या आपके साथ कोई को बोरोवर भी हो सकता है, एक और इंडिविजुअल है, आपकी वाइफ या आपका कोई चाइल्ड, तो वो भी चलेगा। सो फॉर एज एक इंडिविजुअल है या को बोरोवर्स भी जो है वो इंडिविजुअल है। तो तीसरा भी टिक मार्क हो गया हमारे जैसे लोगों के लिए। अब चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चौथा कंडीशन ये है इसमें कि आपका जो लोन है वो होना चाहिए अदर देन बिजनेस पर्पज के लिए, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए। अब आप मुझे सोच के एक बात बताइए, जनरली जब हम पर्सनल लोन लेते हैं या इस तरह के लोन्स है ना, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं अपने कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इंडिविजुअल नाम पे, फर्म्स या कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं अभी, तो इंडिविजुअल नेम में जब हम लेते हैं जनरली उसका पर्पज कुछ ना कुछ पर्सनल होता है। जैसे कि कोई रिलेटिव या चाइल्ड की शादी हो गई, कोई मेडिकल एक्सपेंस हो गया घर में, या और कुछ रीजन से होता है। तो अगर आप नॉन बिजनेस पर्पज के लिए लोन ले रहे हैं तो ये चौथा टिक मार्क भी हो गया। अगर ये चारों कंडीशंस आप सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन इटसेल्फ इट हैज टू बी क्लियर दैट योर लोन इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फोरक्लोजर चार्जेस व्हाटसोएवर, बी इट फुल फोरक्लोजर और पार्ट फोरक्लोजर, बी इट वो पहले साल के अंदर हो रहा है या दूसरे साल के बाद हो रहा है, आपका लोन जो है वो एलिजिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे बताता हूँ कि सबसे ज्यादा गलती क्या होती है। और ये बहुत ही कंसल्टेंट से मैं बात करी है इस वीडियो को बनाने के पहले, और उनके भी एक्सपीरियंसेस सुने मैंने, जो ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, उनके लोन्स के साथ डील करते हैं। तो उन्होंने बताया कि बहुत सी बार क्या होता है, बोरोवर से एक ही चूक हो जाती है कि वो पर्पस ऑफ द लोन या तो पढ़ना ही मिस कर देते हैं या ज्यादा ध्यान नहीं देते कि बैंक ने क्या लिखा है। तो बाकी सारे कंडीशंस तो इंडिविजुअल बोरोवर हो, टर्म लोन हो, फ्लोटिंग रेट हो, ये तो क्या सैंक्शन लेटर पे सामने सामने आदमी को दिख ही जाता है। पर ये जो पर्पस वाला चीज है, एंड यूज वाला जो चीज है, वो कई बार मिस हो जाता है। तब उसमें क्या होता है कि बैंक्स कई बार उसको ब्लैंक ही छोड़ के डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब जब ये कभी डिस्प्यूट में जाता है, फोरक्लोज करने गए कभी आज से 4 साल बाद, और फिर आपको पता पड़ा कि भाई आपका तो लोन एलिजिबल है 0 फोरक्लोजर चार्जेस के लिए, फिर भी आप पे लगाया जा रहा है, तो ऐसा क्यों? तो फिर अगर वो पर्पस का सेक्शन अगर खाली पड़ा हुआ था आपके लोन एग्रीमेंट में, जनरली लोन एग्रीमेंट और सैंक्शन लेटर इन दोनों में आपको पर्पस या एंड यूज ऑफ लोन जो है वो मेंशन होता है, तो अगर वो वाले सेगमेंट्स ब्लैंक रह गए हैं या उनमें गलती से ये लिखा आ गया है कि बिजनेस पर्पस के लिए लोन यूज हो रहा है, तो ऐसे केसेस में फिर आप इस गाइडलाइन का बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो गाइस बहुत ही सिंपल है कि ध्यान से अपना पर्पस, सैंक्शन लेटर और लोन एग्रीमेंट पे हमेशा पढ़िए, और ये भी इंश्योर कीजिए कि फोरक्लोजर चार्जेस नील करके फिर आपके केस में लिखा आ रहा हो सारे डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। तो गाइस ये तो बात रही कि अगर आपका पर्पस नॉन बिजनेस था तो, पर अगर आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए आपकी किसी फर्म में टर्म लोन लिया हुआ है, तो फिर ऐसे केसेस में ये वाला क्लॉज तो एप्लीकेबल नहीं है। पर आरबीआई का गाइडलाइन एक चीज बोलता है कि बहुत ही ट्रांसपेरेंटली बैंक को जो है वो अपना फोरक्लोजर चार्जेस जैसे और जो भी चार्जेस हैं सबके सब ट्रांसपेरेंटली बोरोवर को इन्फॉर्म करना है डिसबर्समेंट से पहले। सो जनरली आजकल बैंक्स ने क्या कर दिया है कि अब अपने वेबसाइट्स पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दिए हैं, और फिर आपके लोन एग्रीमेंट में प्यारा सा एक छोटा सा डिस्क्लेमर होता है नीचे कि भाई ये सारे जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं वो तो हैं ही, पर उसके अलावा भी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस और जो दूसरे टर्म्स एंड कंडीशन हमारी वेबसाइट पे हैं वो भी आप रेफर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो इट इज अज्यूम कि आपने वो सारे कंडीशंस भी एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो आपको किसी भी बैंक के वेबसाइट पे जाएंगे तो एक फीस एंड चार्जेस करके एक सेक्शन दिखेगा, उस वेब पेज पे वो लिंक खोल के, और अब आपका जो कंसर्न लोन है लाइक बिजनेस लोन है उसमें जाके उसको ओपन करके और ये सारे चार्जेस पढ़ सकते हैं, तो आपके नॉलेज में आ जाता कि क्या एप्लीकेबल है यहाँ पे। और एक और सजेशन गाइस, ऊपर हम बात कर रहे थे कि कभी ब्लैंक रह गया पर्पस वगैरह आपसे, तो ये तो आपका लाइफ का थंब रूल बना लीजिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट बैंक का ब्लैंक्स के साथ साइन नहीं करना है। अगर आपका मैनेजर बोले भी कि भाई ब्लैंक को आप काउंटर साइन कर दो, तो उनको हमेशा बोलो कि नहीं आप ब्लैंक फिल करके मेरे पास ले आइए, मैं तब काउंटर साइन कर दूंगा, पर ब्लैंक्स को एज इट इज काउंटर साइन करके सबमिट मत कीजिए, ये लॉन्ग टर्म में एक हेल्थी हैबिट नहीं है। फिर हम आते हैं कि क्या ये सैंक्शन के टाइम पे नेगोशिएट हो सकता है? तो गाइस इंडिविजुअल लोन्स में, रिटेल लोन्स में जनरली हमने देखा है कि ये नेगोशिएट नहीं होता है, क्योंकि बैंक्स अपने वेबसाइट पे अपना एक फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स जो है वो डाल के रखते हैं, एटलीस्ट एक रेंज डाल के रखते हैं कि उसी रेंज के बीच में आपका सब हो जाए। तो शायद ये नेगोशिएट तो ना हो, फिर भी एक चीज आप ट्राई कर सकते हैं कि आप बैंक को ये बोले कि अगर मैं अपने पर्सनल सोर्सेज से कभी फोरक्लोज कर रहा हूँ लोन, तो उस सिनेरियो में मुझे वेवर दिया जाए फोरक्लोजर चार्जेस का, या बहुत ही नॉमिनल कुछ 0.25 0.5 लगाया जाए। पर उसके अलावा जो टेक ओवर केसेस है कि आपने किसी और बैंक से टेक ओवर करवाया या कुछ किया, तो उसमें नेगोशिएट होना है जनरली पॉसिबल नहीं होता है। और आप एक सक्सेसिव रिडक्शन भी ट्राई कर सकते हैं कि चलो बैंक वेवर के लिए नहीं मान रहा है, तो उनको बोलो अच्छा फर्स्ट 1 ईयर में फोरक्लोजर नॉट अलाउड, फिर सेकेंड ईयर में अगर फोरक्लोजर हो रहा है तो से 2% लगेगा, थर्ड ईयर में हो रहा है तो 1%, फोर्थ में हो रहा है तो 0.5, तो ऐसे जैसे जैसे टेनर आगे जाते जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि जो लोन का प्रिंसिपल का अमाउंट है वो कम होते जा रहा है, जो बैंक को समय से पहले वापस आ जाएगा। तो इसलिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हर साल वो रेट कम होता चला जाए। सो नाउ गाइस आते हैं इस वीडियो के मेरे सबसे फेवरेट पोर्शन पे,
जिसका नाम है कुछ निंजा टेक्निक्स, जिससे आप फोरक्लोजर के टाइम पे, जब आप बैंक में घुसे हैं लोन क्लोज करने के लिए, उस टाइम पे आपके फोरक्लोजर चार्जेस को नेगोशिएट करके ट्राई कर सकते हैं कि वो थोड़े से नीचे आ जाए। मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, पर अगर आप अच्छे से नेगोशिएट करें तो कुछ पोर्शन आपका बच सकता है, ये शायद पूरा भी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आप कोई भी लोन फोरक्लोज करने जा रहे हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने बैंक से एक रिटन फोरक्लोजर स्टेटमेंट लीजिए। इस स्टेटमेंट के अंदर आपको सारा जन्म कुंडली आपके लोन की आ जाएगी कि एज ऑन डेट प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है, उस पर आज तक का ब्याज कितना है अनपेड, फिर उसके ऊपर अगर आपका लोन ओवरड्यू चल रहा है तो पेनल्टी इंटरेस्ट कितना है, चेक बाउंस चार्जेस क्या है, रिकवरी चार्जेस, फलाने चार्जेस, और मतलब जितने भी दुनिया भर के चार्जेस उसमें लगने वाले आपको, वो उस रिटर्न स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो कभी भी बैंक मैनेजर के ओरल वर्ड पे मत जाइए, उस सिस्टम में खाली आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो ड्यू है वो चेक करके खाली बता देगा। आप एक प्रॉपर फोरक्लोजर स्टेटमेंट लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली आपको कितना देना होगा जब आपको ये लोन फोरक्लोज कर। ऑब्वियसली फोरक्लोजर स्टेटमेंट में फोरक्लोजर चार्जेस भी ऐड होके आते हैं। तो अभी एक सिनेरियो में आता है कि आपका लोन जो है वो ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहा है, आप ऑलरेडी ओवरड्यू में चल रहे हैं, और जैसे तैसे आपने फाइनली डिसाइड किया कि जो प्रॉपर्टी आपने बैंक को मॉर्गेज करके रखी हुई है उसी को फाइनली आप बेच के और बैंक का जो लोन है वो फोरक्लोज कर देंगे। ठीक है, तो वैसे में आपको क्या करना है, आप चाहें तो बैंक को जाकर ये बता सकते हैं कि देखिए आपको पता ही है मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओवरड्यू में चल रहा है, मेरी हर ईएमआई की डेट मिस हो रही है, अब मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि मैं कहीं से तो पैसे ला रहा हूँ। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप उनको ये बताना चाहते हैं कि नहीं कि आप वही मॉर्गेज प्रॉपर्टी बेच के पैसा ला रहे हैं, क्योंकि अगर उनको नॉलेज में ये चले जाएगा कि आप वही प्रॉपर्टी बेच के ला रहे हैं तो फिर उनको समझ में आ जाएगा कि आपका काम अटका सकते हैं, फोरक्लोजर चार्जेस का एक मैटर अटका के। तो आप उनको बेटर कि यही बोलिए कि आप कहीं और से कुछ पर्सनल सोर्सेज से फंड्स मैनेज करके ला रहे हैं, एंड क्योंकि आप पर्सनल सोर्सेज से ला रहे हैं एंड आप ऑलरेडी ओवरड्यू में चल रहे हैं, तो आप बेयर मिनिमम सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये दो चीज इतना पैसा अरेंज कर पा रहे हैं, उसके ऊपर का कुछ भी अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपका बैंक आपको एज ऑन दैट डेट रिटर्न कंफर्मेशन दे कि हाँ भाई अगर आप हमें सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुका दो, हम आपका लोन पूरी तरह से क्लोज मान लेंगे, तो क्या नाम है ये अरेंज करने के लिए ट्राई करूँ। पर अगर आपने मुझे सारे के सारे चार्जेस लगाने ही वाले हैं और वो मैं अरेंज तो कर नहीं पाऊंगा फंड्स उसके लिए, तो फिर इवेंचुअली मेरा लोन डिफॉल्ट हो ही जाएगा। तो अगर इतना सारा पैसा आपको देने के बाद भी डिफॉल्ट का टैग मुझे लगवाना ही है, तो फिर माइट एज वेल मैं बिना वो पैसा आपको दिए और डिफॉल्ट का टैग लगवा लूँ और वो पैसा रादर किसी और अच्छे काम में यूज़ कर लूँ। तो ऐसा जब आप आपके बैंक से शेयर करते हैं, बेसिकली यहाँ पे शेयर करना हो रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं और आप कहीं से तो लाने का कोशिश कर रहे हैं फंड्स, क्योंकि आपसे ईएमआईज तो पे नहीं किए जा रहे हैं, आप किसी भी दिन एनपीए कर सकते हैं। तो ऐसे में कोई अगर प्रूडेंट थोड़ा बैंक वाला होएगा, बैंक मैनेजर होएगा, तो वो कभी भी सिर्फ और सिर्फ फोरक्लोजर और पेनल्टी चार्जेस रिकवर करने के लिए एक लोन अकाउंट को एनपीए नहीं होने देगा, क्योंकि आज की तारीख में वैसे ही एनपीएस का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है सारे बैंक्स के ऊपर, स्पेशली आफ्टर कोविड एंड ऑल। तो इसके लिए ये आप जाके शेयर करें उनसे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द केसेस में मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अगर पूरा वेवर ना भी मिला इस फीस का तो। और ये सब बताते टाइम डेफिनेटली कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ आपके बिजनेस पे वो शेयर करें, और अगर आपने कोई कोविड का रिलीफ मेजर नहीं अवेल किया था तो वो भी एक एडेड बेनिफिट है, वो भी हाईलाइट कर सकते हैं कि आप कितने अच्छे बोरोवर हैं। अब ऐसा भी एक सिनेरियो हो सकता है कि जहाँ पे हमको लगता है कि अभी हमारा लोन ओवरड्यू में तो नहीं चल रहा है, पर फिर भी बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजन आपको उस बिजनेस में आगे इतना स्कोप नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लोन फोरक्लोज करना चाहते हैं, या आपके फैमिली में कोई डिस्प्यूट हो गया है, बंटवारा हो रहा है बिजनेस का, जो भी कुछ होना है, तो किसी ऐसे रीजन से अगर आप जा रहे हैं बैंक के पास फोरक्लोजर रिक्वेस्ट करने के लिए, तो ऐसे टाइम में भी आप ये चीज़ उनको बोल सकते हैं कि देखो भाई मुझे अपने इस बिजनेस का फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट पे बैन लगने वाला है, वो जाके बैंक से शेयर कीजिए कि भाई ऐसा ऐसा सिनेरियो में दिख रहा हूँ, मेरी वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, मेरे कस्टमर से पैसा टाइम पे नहीं आ रहा है, तो अभी तो मैं जैसे जैसे लोन ईएमआई चुका रहा हूँ, पर फ्यूचर में मुझे नहीं लग रहा है कि मैं टाइम पे चुका पाऊंगा, मेरा अकाउंट ओवरड्यू में जा सकता है, एनपीए में जा सकता है, तो बेटर है कि मैं आज आपको कहीं से पैसे जुगाड़ के देता हूँ, तो आप जो है बिना फोरक्लोजर चार्जेस के अगर इसको पे ऑफ करते हो तो, नहीं तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर आगे जो भी ओवरड्यू वगैरह हुआ फिर वो आपको मेरे साथ संभालना पड़ेगा। तो अगेन अगर एक प्रूडेंट बैंक वाला होएगा और उसको अगर आपका केस जेन्युइन लगता है तो वो जरूर इस चीज़ को इवेल्युएट करेगा, तो फिर जो है आप आपकी प्रॉपर्टी बेच के और सही टाइम पे इसको फोरक्लोज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि अगर कोई प्रोडक्ट पे बैन या ऐसा कोई स्ट्रेस दिख रहा हो अपने बिजनेस में आता हुआ, तो टाइमली उस प्रॉपर्टी को सेल कर ले, क्योंकि बाद में जब फिर बैंक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करता है अपने प्रोसेस के हिसाब से, कोई ऑक्शंस करके या किसी और तरीके से, तो वो फोर्स्ड सेल में जो है आपको प्रॉपर मार्केट वैल्यू मिलती नहीं है आपकी प्रॉपर्टी की, और बैंक का फिर कुछ जाता भी नहीं है, जो उसको तो अपने लोन बराबर भी वैल्यू मिली तो वो तो बेच बाज के निकल लेगा, तो नुकसान आपका ही होगा। तो बेटर है कि आप टाइम पे प्रॉपर मार्केट वैल्यू पे अपनी प्रॉपर्टी बेचें और उसकी करेक्ट वैल्यू रियलाइज करें। और लास्ट एक सिनेरियो है कि आप जो आपका लोन इसलिए फोरक्लोज कर रहे हैं क्योंकि आप किसी दूसरे बैंक या इंस्टीट्यूशन से अब लोन लेके रीफाइनेंस करवा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में जनरली देखो जो बैंक जिसका लोन क्लोज हो रहा है वो तो क्यों मानेगा, वो बोलेगा आप मेरा बिजनेस किसी दूसरे को दे रहे हो तो मैं फोरक्लोजर चार्जेस में तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा।
तो ठीक है, ऐसे में ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, आप खाली ट्राई कर सकते हैं। पर हाँ, मेरा एक सजेशन है यहाँ पे कि जब भी कोई आप ऐसा टेक ओवर करवा रहे होते हैं तो, और अगर बीच में सपोज 2-3 दिन का ही गैप आ रहा है, तो ट्राई किया कीजिए कि मार्केट से या और किसी फ्रेंड्स रिलेटिव से अगर कोई सस्ते कॉस्ट में आप फंड्स अरेंज कर सके कहीं और से, तो वो अरेंज करके पहले से ऐसा दिखाया कीजिए कि आप फोरक्लोज कर रहे हैं आपके ओन सोर्सेज से। और तो यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं हम थोड़ा डिस्काउंट फोरक्लोजर चार्जेस में, और फिर सामने वाले बैंक से एक ऐसा दिखाइए कि आपने फ्रेश टर्म लोन जैसे बाद में आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि टेक ओवर की जो हैसल्स भी है ना, कि वो फिर दूसरा बैंक पहले बैंक को पैसा आरटीजीएस करता है, फिर वो प्रोसेस के हिसाब से इतने दिन में नो ड्यू सर्टिफिकेट आता है, फिर वो मॉर्गेज के पेपर रिलीज होते हैं, ये वाला प्रोसेस भी थोड़ा सा कम्बरसम होता है बोरोवर के लिए भी। तो आपको पैसे ही बचा सकते हैं और थोड़ा सा ऑपरेशनल हैसल से भी बच सकते हैं ये वाला काम करके। अब एक क्विक सा सवाल है कि क्या कोई सिबिल इम्पैक्ट होता है, आपके स्कोर पे कुछ इम्पैक्ट आता है अगर आप लोन फोरक्लोज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर है कि कोई इम्पैक्ट नहीं आता है आपके सिविल स्कोर पे। मतलब ना ही कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, ना ही कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। नेगेटिव ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि आप टाइम से पहले रीपे कर रहे हैं, पर पॉजिटिव भी नहीं आता है क्योंकि सिविल जनरली इस लॉजिक पे चलता है कि आप एक टाइम बाउंड मैनर में कितने रीपेमेंट्स कितने साल में कर रहे हैं, तो इसलिए कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। और इसको ये मत सोचेगा कि ये कोई वन टाइम सेटलमेंट जैसा आप किसी बैंक के साथ कर रहे हैं इसलिए आपका सिविल स्कोर गिर जाएगा। ये कोई सेटलमेंट नहीं है। सेटलमेंट उसको बोलते हैं जब आप जो एक्चुअल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उससे कम का पैसा बैंक को चुका के और लोन को फुल एंड फाइनल क्लोज करवा रहे हैं। अगर वैसा होता है तो बिकॉज बैंक को लॉस हो रहा है इसलिए उसको सेटलमेंट बोलते हैं। इधर आप अगर पूरा प्रिंसिपल और पूरा इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कोई सिबिल पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। और एक लास्ट सवाल है कि फोरक्लोजर के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो अगर आपके बिजनेस में कोई आपको जैसा स्ट्रेस आता दिख रहा है तो डेफिनेटली जैसे मैंने बोला प्रॉपर्टी बेच के और फोरक्लोज कर दीजिए, एडवांटेजेस है। अगर आप के पास कोई सरप्लस आ गया है और इसलिए अब आप एक लोन फोरक्लोज करने की सोच रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वो जो पैसा आपके पास आया है वो इस लोन को फोरक्लोज करने के बजाय अगर आप कहीं और डिप्लॉय करें किसी और इन्वेस्टमेंट में या किसी और बिजनेस में, और वहाँ पे अगर आप इस लोन के रेट से बेटर रेट से कुछ कमा पा रहे हैं, बेटर रिटर्न ऑन कैपिटल बेसिकली अगर कमा पा रहे हैं तो आप इसे फोरक्लोज ना कीजिए और सामने दूसरे इन्वेस्टमेंट में पैसा और कमाएं। पर मुझे लगता है होम लोन ही एक ऐसा लोन है जिसमें बिकॉज ऑफ टैक्स एडवांटेजेस एंड बिकॉज उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होता है तो वो एक थोड़ा सा आर्बिट्राज एक बोरोवर को मिल जाता है। अदरवाइज जो दूसरे टाइप के लोन्स है, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स वगैरह, वो कोई भी एफडी या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के रेट से काफ़ी ज़्यादा के रेट से चार्ज हो रहे होते हैं। सो जनरली देन इट विल मेक सेंस कि अगर सरप्लस है तो आप इसको फोरक्लोज कर दीजिए, एडवांटेजेस है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फोरक्लोज करने का एक एडवांटेज हमेशा होता ही है कि आपका सिबिल में जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स है, ओवरऑल जो लोन्स आउटस्टैंडिंग है वो नीचे चले जाते हैं और जो आपकी ईएमआई का बर्डन है डे टू डे आपके बिजनेस पे, आपके इंडिविजुअल नेम में, वो भी कम हो जाता है। तो इनकेस जब आप फ्यूचर में वापस से किसी पर्पस के लिए कोई नए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बैंक्स को थोड़ा सा कंफर्ट आ जाएगा, आपके सिबिल में कम लोन दिखेगा एज कम्पेयर टू बिफोर फोरक्लोजर। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फोरक्लोजर चार्जेस और फोरक्लोजर के अराउंड जो मैंने सोचा कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स से और सारे ऑडियंस से आउट देयर सबसे शेयर करूं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन को अपने तक मत रोकिए क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं आगे जिन्हें ये सारा नॉलेज नहीं होता है बिकॉज वो बैंकिंग बैकग्राउंड से नहीं होते हैं एंड दे एंड अप पेइंग दीज चार्जेस टू बैंक्स। उनका बहुत नुकसान होता है, बहुत डिफिकल्ट टाइम भी अभी चल रहा है। तो प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए वीडियो को शेयर करके, और आपके जो कुछ कमेंट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। सो ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। हम जल्दी फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव और एक प्रीमियम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। बाय बाय।